गौरी, ए गौरी जरा देख, तेरे लिए खेत से कितनी नरम और हरी भरी घास लेकर आई हूँ। सुनीता की आवाज सुनते ही गौरी दौड़ती हुई उसके पास आ जाती है। फिर सुनीता गौरी को घास खिलाती है और गौरी खुशी खुशी घास खाने लगती है। सुनीता और उसका पति राकेश नीलकंठ गांव के एक छोटे से घर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते हैं। सुनीता दिन भर घर का काम और गौरी की देखभाल करती है और राकेश गांव में छोटा सा किराने की दुकान चलाता है। इसी तरह से उनका जीवन चलता है। एक दिन सुनीता जब गौशाला की सफाई कर रही थी, तब राकेश आकर कहता है, सुनीता, तुम गौरी का बहुत ख्याल रखती हो, लेकिन एक बात याद रखना, गांव के बाहर जो पुराना बरगद का पेड़ है, उसके पास गौरी को लेकर कभी मत जाना। क्यों? उस पेड़ में क्या खराबी है? माँ कह रही थी कि उस पेड़ के नीचे एक पुरानी समाधि है, वहाँ कोई आत्मा रहती है। जो भी जानवर शाम के बाद उस पेड़ के पास जाता है वो गायब हो जाता है। बहुत साल पहले गांव के एक आदमी की भैंस वहाँ गई थी, फिर वो कभी नहीं मिली। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं गौरी को वहाँ कभी नहीं ले जाऊंगी, चिंता मत करो। अगले दिन सुबह सुनीता गौरी को लेकर चारा ढूंढने निकलती है। गौरी, आज मैं तुझे बरगद के पत्ते खिलाऊंगी। दिन का समय है, कोई डर नहीं, चल मेरे साथ। सुनीता गौरी को लेकर गांव के बाहर उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है। वो पेड़ बहुत पुराना था, उसकी जड़ें जमीन से लटक रही थीं। पेड़ के नीचे एक पुरानी टूटी हुई समाधि थी। सुनीता बरगद के पत्ते तोड़ने लगती है। गौरी पेड़ के नीचे हरी घास खाने लगती है। तभी गौरी समाधि के पास चली जाती है। गौरी, वहाँ मत जा। लेकिन गौरी उस समाधि के पास की हरी घास खाने लगती है। तभी अचानक उसका पैर समाधि के पत्थर से टकराता है और एक पुराना पत्थर खिसक जाता है। अरे बाप रे, गौरी तूने क्या कर दिया? सुनीता घबरा जाती है और जल्दी से पत्ते लेकर गौरी को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि समाधि का पत्थर हिलने से उसमें सोई आत्मा जाग उठी थी। उस रात गौरी बेचैन होकर गौशाला में रंभाने लगती है। सुनीता दौड़कर बाहर आती है। गौरी, क्या हुआ? तू इतना बेचैन क्यों हो रही है? क्या तुझे कुछ दर्द हो रहा है? सुनीता गौरी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन गौरी डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखें किसी चीज को देख रही थीं जो सुनीता को दिखाई नहीं दे रही थी। राकेश भी बाहर आता है। क्या हुआ? गौरी को क्या हो गया? पता नहीं, वो बहुत डर रही है। अचानक गौशाला में एक ठंडी हवा चलती है। दोनों को भी ठंडक महसूस होती है। ये क्या, इतनी गर्मी में अचानक इतनी ठंडी हवा? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। सुनीता, तुम आज गौरी को कहाँ लेकर गई थी? मैं उसे बरगद के पेड़ के पास लेकर गई थी पत्ते लेने, लेकिन दिन में गई थी, कोई गलती नहीं हुई। लेकिन गौरी का पैर उस समाधि के पत्थर से टकरा गया था, एक पत्थर खिसक गया था। अरे नहीं, माँ ने कहा था उस समाधि को छूना भी नहीं चाहिए, अब क्या होगा? राकेश घबरा जाता है। चिंता मत करो, कल सुबह मैं माँ से पूछती हूँ। अभी के लिए गौरी को शांत करने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह सुनीता अपनी सास को सारी बात बताती है। माँ, गौरी का पैर उस समाधि के पत्थर से टकरा गया, अब वो बहुत डर रही है। हे भगवान, बेटी तूने बड़ी गलती कर दी। वो समाधि किसी तांत्रिक की है जो सैकड़ों साल पहले मरा था। यहाँ के गांव वालों ने उसकी आत्मा को वहीं पेड़ से बांध दिया था। असलियत में उसकी आत्मा जानवरों को अपने वश में कर लेती है और उन्हें खा जाती है। अब वो गौरी को भी अपने साथ ले जाएगा। नहीं माँ, मैं गौरी को नहीं जाने दूंगी, कुछ उपाय बताओ। तुझे फिर से उस समाधि के पास जाना होगा, उस पत्थर को वापस अपनी जगह लगाना होगा और उस आत्मा से माफी मांगनी होगी। सुनीता तुरंत तैयार होकर गौरी को लेकर फिर से उस बरगद के पेड़ की ओर निकलती है। वो गौरी को पेड़ के नीचे बांधती है और उस समाधि के पास जाती है। वो खिसका हुआ पत्थर ढूंढती है और उसे वापस अपनी जगह लगाने की कोशिश करती है। तभी उस समाधि से एक काली धुंध निकलती है और उस धुंध से एक बूढ़े तांत्रिक की आकृति बनती है। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तूने मेरी समाधि को तोड़ा, अब तेरी गाय मेरी है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, मुझे माफ कर दो, गलती से हुआ, कृपया मेरी गौरी को मत ले जाओ। माफी से कुछ नहीं होगा, नियम टूट गया है, अब तेरी गाय मेरे साथ रहेगी। वो तांत्रिक गौरी की ओर बढ़ता है। गौरी डर से कांप रही थी,
तभी सुनीता एक हिम्मती काम करती है। रुको, अगर तुम्हें कोई जानवर चाहिए तो मुझे ले लो, लेकिन गौरी को छोड़ दो। वो तांत्रिक रुकता है और सुनीता की ओर देखता है। तू अपनी जान देकर इस गाय को बचाना चाहती है? हाँ, गौरी मेरे परिवार की तरह है, मैं उसे नहीं खो सकती। तांत्रिक की आत्मा कुछ देर सोच में पड़ जाती है। तेरी इस बलिदान की भावना ने मुझे छू लिया। सैकड़ों साल में पहली बार किसी ने अपनी जान देने की बात की है एक जानवर के लिए। मैं तुझसे प्रभावित हूँ। तू और तेरी गाय दोनों जा सकती हैं, लेकिन याद रखना इस समाधि को फिर कभी मत छूना। धन्यवाद, धन्यवाद, मैं वादा करती हूँ कभी ये गलती नहीं होगी। तांत्रिक की आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाती है। गौरी शांत हो जाती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। फिर सुनीता गौरी को लेकर घर की ओर चल पड़ती है। जब वो घर पहुंचती है तो राकेश और माँ चिंतित खड़े थे। सुनीता, तुम ठीक हो? गौरी ठीक है? हाँ, सब ठीक है। मैंने उस आत्मा से बात की, अब गौरी सुरक्षित है। फिर सुनीता सारी बात बताती है। तूने बहुत बहादुरी दिखाई बेटी। भगवान की कृपा है कि तू और गौरी दोनों सुरक्षित लौट आई। दोपहर का समय था। रोज की तरह रामू जंगल से लकड़ी काटकर बाजार की ओर जा रहा था। उसी दौरान रास्ते के मोड़ पर पीपल के पेड़ की छांव तले कुछ गांव वाले खड़े बातें कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर रामू पर पड़ी, वे हंसते हुए उसे आवाज लगाने लगे। अरे ओ रामू, इधर तो आ जरा। जी भैया, बोलिए ना, क्या बात है? कहाँ चला रहे ऐसे? तेरा लकड़ी का कारोबार बहुत बढ़ गया है क्या, जो हमें नजरअंदाज करके जा रहा था? अरे नहीं नहीं भैया, आपको भला मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। वो बस थोड़ी सी गड़बड़ थी ना, सोचा वापस लौटते समय आपसे मिलूंगा। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है हम क्या नखारा हैं? हमारे पास कोई काम वाम नहीं जो तू आने तक हम यही बैठे रहेंगे? अरे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, आप गलत समझ रहे हैं। तो सही क्या है तू ही बता दे। अरे ये क्या सही बताएगा? गरीब कहीं का, पता नहीं किसके लिए इतनी मेहनत करता है। अकेला ही तो है, बस पेड़ काटेगा, लकड़ियां ढोएगा और कुछ नहीं करेगा जिंदगी में। अरे रामू, इतनी मेहनत क्यों करता है रे? कोई घर वाला तो है नहीं तेरा? अरे रामू, इतनी जान तोड़ मेहनत किसके लिए कर रहा है रे तू? तेरा घर में कोई नहीं, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन। मरखप जाएगा जंगल में तो रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। वहां बैठे सभी रामू का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसते रहे। रामू चुपचाप खड़ा सुनता रहा, फिर बिना कुछ कहे सिर झुकाए आगे बढ़ गया। क्या करता बेचारा, ये ताने तो वह रोज सुनता था। गांव के कुछ लोग कहीं न कहीं उसकी मेहनत से जलते थे। हालांकि उनमें से कुछ अच्छे भी थे जो जरूरत पड़ने पर रामू की मदद कर देते। आज अच्छी किस्म की लकड़ी बेची मैंने, जंगल के बहुत अंदर से लाई थी। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। कांटों से भरे रास्ते, जंगली जानवरों का डर, मगर मेहनत रंग लाई। आज खाने का सामान भी ले आया और कुछ पैसे बच भी गए हैं। अगर ऐसे ही रोज मेहनत कर पाया तो कुछ सालों में थोड़े पैसे जोड़कर अपना एक ढंग का घर बना ही लूंगा। आज से और मेहनत करूंगा। फिलहाल मुझे थोड़ा आराम करना होगा, क्योंकि कल सुबह फिर जंगल निकलना है। सुबह होते ही रामू कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल पड़ा। आज वह पहले से भी ज्यादा अंदर जाने वाला था, क्योंकि बेहतरीन किस्म की लकड़ी सिर्फ जंगल की गहराइयों में ही मिलती थी। रास्ता खतरनाक था, लेकिन यही उसकी रोजी रोटी का जरिया और उसके सपनों का सहारा था। आज मैं ज्यादा लकड़ी काटकर बेचूंगा। ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसा, और जितना ज्यादा पैसा होगा बचत भी उतनी ज्यादा होगी। लकड़ी की तलाश में वह इतना आगे बढ़ गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह ऐसे इलाके में पहुंच गया है जहां वह पहले कभी नहीं आया था। लगता है आज मैं कुछ ज्यादा ही अंदर आ गया हूँ। जिस लकड़ी की तलाश थी वह उसे आखिर मिल ही गई। अब जल्दी जल्दी इन्हें काट कर घर लौटना होगा। शाम होने को है।
न जाने आसपास कौन कौन से जंगली जानवर भटक रहे होंगे। घने जंगल में अजीब अजीब से जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं, जिससे रामू थोड़ा डर गया। डर के कारण उसने काम और तेजी से शुरू कर दिया। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिरने लगे और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बारिश ने तो मेरा काम और मुश्किल कर दिया है। लगता है आज जितनी लकड़ियां काटी हैं उतनी ही लेकर लौटना होगा। रामू लकड़ियां लेकर घर की ओर चल पड़ा, लेकिन तभी उसे पास से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। ये आवाज, ऐसा लगता है कोई मुसीबत में है और किसी को मदद चाहिए। मुझे जाकर देखना चाहिए। आवाज का पीछा करते हुए रामू एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां उसने देखा एक गाय जमीन पर गिरी पड़ी है। अरे, मुझे लगा कोई औरत चिल्ला रही थी, लेकिन ये तो गाय है। वह पास गया तो देखा कि गाय के पैर में एक बड़ा सा कांटा धंसा हुआ है और खून बह रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे अभी निकाल देता हूँ। रामू ने सावधानी से कांटा निकाला, फिर घाव पर जंगल से मिली जड़ी बूटी लगाई और अपना तौलिया फाड़कर पट्टी बांध दी। देखो, अब तुम जल्द ठीक हो जाओगी। आगे से अपना ख्याल रखना। गाय घबराई हुई थी, वह तुरंत वहां से भाग गई। तेज बारिश के कारण रामू भी बिना रुके अपने घर की ओर बढ़ गया। दो दिन गुजर गए, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार भीगने के कारण रामू को तेज बुखार हो गया। वह जमीन पर लेटा था, उसका बदन दर्द से टूट रहा था और कमजोरी इतनी थी कि उठ भी नहीं पा रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर ठीक होना है तो कुछ खाना पड़ेगा, लेकिन 2 दिन से भूखा हूं। खड़े होने की ताकत नहीं है और खाना कैसे बनाऊं? आज मेरी माँ होती तो मेरा कितना ख्याल रखती और अच्छा खाना बनाकर खिलाती। अचानक उसे गांव वालों की बातें याद आ गईं। मरखब जाएगा जंगल में तो रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। शायद गांव वाले सही कहते थे। मैं मर भी गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। रामू का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वो जोर जोर से रोने लगा। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मेरा नाम सगुना है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दरवाजा खुला है, आ जाओ। भीतर आई महिला को देखकर रामू ठिठक गया। वह बेहद खूबसूरत और जवान थी, मानो स्वर्ग से उतरी कोई परी हो। तुम यहाँ इस गरीब की झोपड़ी में क्यों आई हो? मैं एक गांव जा रही थी, लेकिन बारिश से नदी का पानी बढ़ गया है और रास्ता बंद हो गया है। आसपास कोई अपना नहीं है। क्या मैं बारिश रुकने तक यहाँ ठहर सकती हूँ? तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होती, लेकिन तुम्हें किसी और के घर जाना चाहिए। यह गरीब की झोपड़ी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैं बीमार हूँ, 2 दिन से भूखा भी हूँ। पता नहीं और कितनी देर तक मैं जिंदा रह पाऊंगा। रामू ने सगुना को अपना सारा दुख बता दिया और फिर से रोने लगा। रोना बंद करो रामू, अब मैं आ गई हूँ। जाने से पहले तुम्हारा सारा दुख मिटा कर जाऊंगी। तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी और मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनसे तुम जल्द ठीक हो जाओगे। इसके बाद सगुना ने रामू का ऐसा ख्याल रखा जैसे माँ अपने बच्चे का रखती है। खाना, दवा, देखभाल। 3 दिन बाद रामू पूरी तरह अच्छा महसूस करने लगा। ये आखिरी दवा है, पी लो। कल तक तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। सगुना, तुम मेरे लिए भगवान से बढ़कर हो। अगर तुम ना आती तो न जाने मेरा क्या हाल हो जाता। मुझे धन्यवाद की जरूरत नहीं है रामू। तुम्हारा मुझ पर एहसान था, बस उसका बदला चुका रही हूँ। मैं समझा नहीं। बस इतना समझ लो, अच्छे लोगों के साथ भगवान कभी बुरा नहीं होने देता।
मेहनत करते रहो और हमेशा दूसरों की मदद करो। अब सो जाओ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। ठीक है मेरी माँ, जैसा तुम कहो। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। रामू ने सगुना को पुकारा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। बहुत खोजने पर भी वह नहीं मिली। उदास होकर वह घर के कोने में बैठ गया। तभी उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। रामू ने उसे हाथ में लिया और पहचान लिया। यह वही तौलिया था जो उसने जंगल में गाय के घाव पर बांधा था। तो सगुना वही गाय थी जिसे मैंने बचाया था। पापा, आज आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं बिटिया, फसल तो आ ही गई थी, पर बारिश ने साथ छोड़ा। अब डर इसी का है कि सब सुख न जाए। चंदन सेठ का कर्जा भी ऊपर चढ़ता जा रहा है। जो भी होगा उसका हम साथ में हल निकाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करूं, हमारा सारा जीवन इसी के सहारे है। मैं सोच रहा था इस साल कर्ज चुकाकर सब ठीक कर दूंगा, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। लक्ष्मण को जिस बात का डर था वही होता है। बारिश ना होने के कारण सारी फसल बर्बाद हो जाती है। दीदी, चावल बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, ऊपर से पापा की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। हमें कुछ करना होगा। तू सही बोल रही है, हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। लक्ष्मण की दोनों बेटियां परेशान थी। एक तरफ घर का राशन खत्म होने को था और दूसरी तरफ दवाइयां लाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उनके घर उनका एक बूढ़ा पड़ोसी आता है। अरे बेटा, लक्ष्मण कैसा है अब? कई दिन हो गए, अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? क्या बताऊं काका, घर में जो दवाइयां थीं, उनमें से कोई काम की नहीं रही और हमारे पास पैसे भी नहीं है नई दवा लाने के लिए। देख बेटा, बुरा मत मानना, पर मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक हल है। कौन सा हल है काका, जल्दी बताओ। हमारे जमाने में जब कोई बुखार में गिरता था, हम पास वाले जंगल से एक पौधा लाते थे। गांव वाले उसे चंद्रकुमारी बोलते थे। उसके फूल लाल सफेद होते हैं और पत्ते छोटे गोल से। इसका रस तेज बुखार को शांत कर देता है, पर वह जंगल में बीचों बीच मिलता है और रास्ता खतरों से भरा है। काका, क्या आप सच बोल रहे हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगा बेटा, लेकिन ध्यान रखना, वो जंगल के बीचों बीच मिलता है और वहाँ खतरा भी बहुत है। कोई बात नहीं काका, अपने पिता के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। दोनों बहनें तुरंत ही जंगल की ओर निकल पड़ी। सुबह से उन्होंने कुछ भी खाया नहीं था, इसलिए वो अपने साथ रोटी और सब्जी बांध कर ले लेती है, ताकि जंगल में कहीं भूख लगे तो खा सके। दीदी, वो बूढ़े काका सच बोल रहे होंगे ना? मुझे उन पर जरा भी भरोसा नहीं है। अरे नहीं बहन, शायद यह बात सच ही हो। जब मैं छोटी थी तब दादी माँ ने मुझे इस पेड़ के बारे में बताया था। मुझे लगा था कि वो कोई कहानी है, और वैसे भी हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। उधर लक्ष्मण बीमारी से लड़ रहा था और इधर उसकी दोनों बेटियां जान लगाकर उस पौधे की तलाश कर रही थीं। अचानक मधु की नजर एक पौधे पर पड़ी, जिसके लाल सफेद फूल और छोटे गोल पत्ते थे। अरे दीदी, देखो, जैसा काका ने कहा था, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। गोल पत्ते और लाल फूल। हाँ, शायद यह वही पौधा है। पौधा मिलते ही दोनों बहनें तेजी से घर की ओर लौटने लगीं, लेकिन रास्ते में अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे आवाज का पीछा करते हुए नदी किनारे पहुंची। देखो, वहाँ वो एक बूढ़ी औरत बैठी है, शायद वही रो रही है। दोनों बहनें उस बूढ़ी औरत के पास पहुंची। दादी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। कई दिन हो गए कुछ खाए बिना। भूख के कारण आंसू रुक ही नहीं रहे। मगर आप यहाँ इस सुनसान जंगल में, और वो भी अकेली, क्या कर रही हो? बेटा, यही जंगल मेरा घर है।
कुछ साल पहले मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया था, तब से मैं यहीं रह रही हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। दादी, माफ कीजिए, हम आपकी ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो थोड़ा बहुत खाना है वो आप ले लीजिए। दोनों बहनों ने अपनी थैली से रोटी और सब्जी निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे दी। खाना खाने के बाद उसके चेहरे पर संतोष और खुशी लौट आई। बेटियों, तुमने मुझे खाना देकर बहुत बड़ा एहसान किया है। बोलो, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? अरे नहीं दादी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका पेट भर गया, यही हमारे लिए खुशी है। रुको बेटियों, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। मेरे पास कुछ जादुई जामुन के पौधे हैं। ये कोई साधारण पौधे नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें अपने खेत या आंगन में लगाओ। ये लो बेटा, याद रखना, ये कोई साधारण पौधे नहीं हैं। इन्हें अपने खेत में लगाना, रोज पानी देना और इनका ख्याल रखना। ये पौधे तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। उस बुढ़िया ने दोनों बहनों को कुछ छोटे छोटे जामुन के पौधे दिए। दोनों को उस बुढ़िया की बातों पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगा खाना देने की वजह से वह कोई मीठी बात बना रही है। दोनों बहनें घर आती हैं। जो चंद्रकुमारी पेड़ वो लाई थी, उसके पत्ते पीसकर दवाई बनाई जाती है और वह लक्ष्मण को खिलाती है। कुछ देर बाद बुढ़िया ने जो पेड़ दिए थे, उन्हें ले जाकर वे दोनों खेत में लगा देती हैं। दीदी, उस बुढ़िया की बातें याद करके हंसी आ रही है। क्यों? वो कह रही थी कि ये पेड़ जादुई हैं, मगर अभी तक तो कोई जादू दिखा ही नहीं। छोड़ उधर की बात, हम इन्हें यहाँ लगा देते हैं। पेड़ लगाने के बाद दोनों घर चली आती हैं। घर पर लक्ष्मण की तबीयत पहले से थोड़ी ठीक लग रही थी। लगता है दादाजी की बात सच है, ये दवा काम कर रही है। हाँ, शायद पापा अब जल्द ठीक हो जाएंगे। आज हमने बहुत मेहनत की है, मैं तो सोने जा रही हूँ। और मैं भी। अगले दिन सुबह दोनों उठकर खेत गईं, जहाँ उन्होंने पेड़ लगाए थे, और देखने पर दोनों चौंक उठी। बुढ़िया ने जो कहा था वह सच निकला। रातों रात छोटे पौधे बड़े हो चुके थे और उन पर ढेरों जामुन लटके हुए थे। शायद बुढ़िया की बात सच निकली, ये पेड़ सच में जादुई हैं। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। जब भी वे जामुन तोड़ती, उसी स्थान पर तुरंत फिर से नए जामुन उगाते थे, जैसे पेड़ कभी खाली न होते हों। यह जादू उनकी आंखों के सामने हो रहा था। दीदी, हम इतने जामुन खा भी पाएंगे? नहीं, इतने तो हम नहीं खा सकते। क्यों ना हम इन्हें बेचकर कुछ पैसे जुटा लें, पापा के लिए दवाइयाँ भी ले आ सकेंगे। दोनों जामुन लेकर बाजार जाती हैं। जामुन ले लो, जामुन, ताजे ताजे जामुन, जामुन ले लो, जामुन, ताजे ताजे जामुन, जामुन ले लो, जामुन, ताजे ताजे जामुन। कैसे दिए जामुन? 20 रुपए किलो काका। सिर्फ 20 रुपए में 1 किलो? क्या बात है भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है काका, आज हमारा पहला दिन है ना, इसलिए हम इतना कम दाम में बेच रहे हैं। ठीक है, मुझे 1 किलो दे दो। जो जामुन वे बेच रही थी बड़े और बहुत स्वादिष्ट थे। लोग खाते ही दीवाने हो गए। देखते देखते टोकरियां खाली हो गईं। दोनों खुश होकर घर लौटी। इसी तरह दोनों बहनें दिन रात मेहनत करती रहीं। हर सुबह खेत जाती, पेड़ों को पानी देती और जामुन तोड़कर बाजार में बेचती। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपने पिता पर चढ़ा सारा कर्ज चुका दिया। अब उनके घर में फिर से खुशियां लौट आई थीं। मेरी बच्चियों, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तुमने वो कर दिखाया जो मैं अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाया। पापा, ये सब उस दादी माँ के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। हाँ बेटा, सच्चे मन से किया गया अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।